बाप रे, भूत भूत ऐसे जोर से चिल्लाने लगता है। तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकेगा। और ऐसे वो भूत उसे गांव की सरहदों पे स्थापित उसके घर ले आती। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे आलस ही मेरे मौत का कारण है। उस दिन मैं बीमार होने के कारण बीच रास्ते में पड़ी हुई थी और तुमने मुझे देखकर लापरवाह से मुझे वैसे ही वहां छोड़कर चले गए। अगर तुम मुझे उस दिन अस्पताल लेकर गए होते तो आज मैं जिंदा होती। मुझे नहीं पता था कि तुम मर गए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ता। उस दिन के लिए मैं अब बदला लूंगी। अब से हर रोज तुम मेरे लिए खाना बनाओगे और मेरे सारे काम करोगे। मैं अपने खुद के घर में ही काम नहीं करता हूँ, मेरे ही काम मेरी बीवी करती है। और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सारे काम करूं? मैं नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर भूत को बहुत गुस्सा आता और वो उसका गला जोर से पकड़ लेती है। अगर तुमने मेरे काम सारे ढंग से नहीं किया और मेरे लिए खाना नहीं बनाया तो तुम मेरे खाना बन जाओगे। मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हारा कहाँ मानूंगा। और ऐसे कहने पर वो उसे छोड़ देती है। वीरेंद्र डर के मारे उस भूत के सारे काम करता है। वीरेंद्र के माँ बाप और पत्नी सब्जी बेचकर जब घर लौटते हैं तो वीरेंद्र को वहां ना देख परेशान हो जाते हैं। वीरेंद्र, वीरेंद्र, हर रोज तो इस समय में यही सोते रहता है, आज न जाने कहाँ गया। आप रुकिए ना ससुर जी, मैं बाहर जाके देख कर आती हूँ। सुचित्रा बाहर जाकर उसके सामने आए हर एक इंसान को उसके पति के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को वीरेंद्र ना दिखने के कारण उसे कुछ नहीं पता चलता है और वो उसके घर निराश होकर वापस चले जाती है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुचित्रा को एक आदमी मिलता है। सुनिए, क्या आपने मेरे पति को कहीं देखा है? हाँ, कुछ दिन पहले एक औरत उसे गांव के सरहदों के पास मौजूद उस खाली घर के अंदर ले जा रही थी। उसके बाद तो मैंने उसे कहीं नहीं देखा। ये सुनने के तुरंत बाद वो उस घर के पास जाती है। वीरेंद्र दुखी से खाना पकाते रहता है। अगर मैं भी मेरे परिवार के साथ काम कर रहा होता तो बहुत खुश होता। अगर मुझे आलस नहीं होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे ही लापरवाही और आलस के कारण ये सब हुआ है। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो उस दिन उस औरत को बचाता और ऐसे एक भूत के लिए सारे काम नहीं करता। ऐसे सोचते हुए निराश होता है और बगल में उसे उसकी पत्नी दिखाई देती है। उसे देख वो चौंक जाता है और उसके पास जाता है। सुचित्रा, तुम यहाँ क्यों आई हो? पहले यहाँ से चले जाओ, चले जाओ तुम। अरे आप किसी को बताए बिना यहाँ क्यों आए हैं? ऐसे वो दोनों बात करते हैं और वहाँ वो भूत आती है। मेरे कारण तो मर गई हो, इसमें मेरी बीवी की कोई गलती नहीं है, उसे कृपया कुछ मत करो। ये कह के उसकी बीवी को वो जो कुछ भी हुआ बताता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। मेरे पति को माफ करो, अगर उनकी गलती है तो वो मेरी भी गलती है, इसीलिए उन्हें छोड़ दो और मुझे मार दो। ऐसे वो उस भूत से विनती करती है। तुम दोनों को ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति को मारने से मेरे प्राण तो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। ये कह के उन दोनों को दुखी देख वीरेंद्र को माफ करके वहाँ से वो भूत गायब हो जाती है और तब पति पत्नी दोनों खुशी से उनके घर वापस लौटते हैं। अरे हिरन भाई, कहाँ से आए हो तुम? अरे मित्र, मैं बगल के जंगल से आया हूँ। अच्छा, फिर तो तुम हमारे जंगल में नए हो। आपका इस जंगल में स्वागत है। धन्यवाद कौवे भैया, धन्यवाद। अरे हिरन भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्यों नहीं कौवे भैया,
मैं आपसे ज़रूर दोस्ती करूँगा। कौवे और हिरन की दोस्ती हो जाती है। वह जहाँ भी जाते एक साथ जाते और जहाँ भी घूमते साथ साथ घूमते। एक दिन उन दोनों के ऊपर लोमड़ी की नज़र पड़ी। अरे कितना स्वादिष्ट हिरन है, ये हरी हरी घास खाता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसका शिकार करूं और इसको खा जाऊं। फिर एक दिन कौवा और हिरन आपस में बात कर रहे थे। मन ही मन ललचा रहा था कि कैसे मैं हिरन का शिकार करूं। एक दिन कौवा किसी काम से कहीं गया हुआ था और उस दिन हिरन अकेला था। मौका देखते ही लोमड़ी कौवे के पास गई। अरे नमस्कार हिरन भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मैं आपके जंगल में ही एक गुफा के पास रहती हूँ। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे? अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मैं किसी भी अनजान जानवर से दोस्ती नहीं करता। जिसके बारे में मैं जानता हूँ सिर्फ मैं उसी से दोस्ती करता हूँ। देखिए ना, इस जंगल में मेरा कोई भी नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा दुख सुख नहीं पूछता, कोई भी मुझे नहीं बुलाता। अब देखिए ना, आप ही इस जंगल में नए आए हो और आपको मैंने प्रस्ताव दिया दोस्ती का, आपने भी मेरा कहना नहीं माना। लोमड़ी की मीठी मीठी बात सुनकर हिरन का दिल पसीज जाता है और वह लोमड़ी से दोस्ती के लिए राजी हो जाता है। फिर लोमड़ी और हिरन दोनों दोस्त हो जाते हैं। वह साथ साथ घूमते हैं। अभी हिरन मित्र, एक बात बोलूं, मुझे जंगल में एक जगह मालूम है जहाँ पर बहुत सारा तुम्हारे लिए खाना है। वहाँ पर तुम जी भरकर और पेट भरकर खाना खाना, वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर हिरन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं खाने के लिए। वह हिरन को खेत में ले जाता है। अरे वाह, इतना सारा खाना, धन्यवाद भाई, तुम एक अच्छे मित्र हो जिसने मुझे इतना अच्छा खाना मुहैया करवाया। आज के बाद तुम मेरे सच्चे मित्र हो। वह खाना खाकर वापिस आते हैं। पीछे जिस किसान का वह खेत होता है, वह किसान वहाँ पर आ जाता है। अरे किस जानवर ने खाया, उसकी खैर नहीं। दूसरे दिन फिर हिरन और लोमड़ी प्लान बनाते हैं और वहीं पर फिर खाने के लिए जाते हैं। अरे इस हिरन को क्या पता, मैं इसे यहाँ पर इसलिए लाती हूँ कि ये खा खा कर मोटी हो जाए, फिर इसके बाद तो इसको मैंने ही खाना है। फिर किसान खेत में आता है और वह जाल लगाकर चले जाता है। प्लान के मुताबिक जब हिरन और लोमड़ी खेत में आते हैं तो हिरन उसमें फंस जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर कौवा आता है और कौवा हिरन से कहता है, मित्र, मैंने कहा था ये लोमड़ी सही नहीं है, तुम इससे मित्रता मत करो, मगर तुमने फिर भी इससे मित्रता की। वह हिरन को बताता है कि कैसे तुमने किसान से बचना है। वह
हिरन को कहता है, मित्र तुम जब वह किसान आएगा तो आप मरने की एक्टिंग करना, जिससे उसे लगेगा कि तुम मर गए हो, और वह जाल खोलेगा और तुम भाग लेना। मैं तुम्हें बैठकर टोंट मारूंगा, जिससे उसे लगेगा कि मर गया हूँ। ठीक है कौवे मित्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद वहाँ किसान आता है और हिरन वैसे ही करता है। किसान को लगता है कि हिरन मर गया है। जैसे ही वह जाल खोलता है, हिरन वहाँ से भाग जाता है। भाई आपने ये तो कई बार सुना होगा और देखा भी होगा कि इंसान की इंसान के साथ दोस्ती होती है, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि किसी शेर की इंसान के साथ दोस्ती होगी। राजू जंगल में लकड़ियां काटने हर रोज जाया करता था, तो वो उन लकड़ियों को कुछ अपने घर में इस्तेमाल के लिए लाता था और कुछ बाजार बेचकर उनका अनाज खरीदकर घर के लिए लेकर आ जाया करता था। तो ऐसे उनका घर का परिवार चलता था सिर्फ उन लकड़ियों के सहारे। तो एक दिन वो गया, उसे लकड़ी ना मिली कहीं, और एक झाड़ी में जब उसने कुल्हाड़ी मारी तो वहाँ शेर बैठा हुआ था और शेर की कुल्हाड़ी सीधी लग गई जाके। और जैसे कुल्हाड़ी लग गई, राजू को पता लग गया कि शेर की कुल्हाड़ी लग गई, और उसने डर के मारे जल्दी बोला, अरे दोस्त गलती हो गई मेरे से, मैंने जानबूझ के कुल्हाड़ी नहीं मारी, मैं तो लकड़ियां काट रहा था लेकिन कुल्हाड़ी लग गई दोस्त, मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से शेर ने देखकर कहा, अरे मैं तो तुम्हें अभी के अभी खा जाता, लेकिन चल तूने मुझे दोस्त बोल दिया है तो दोस्त को मैं कभी नुकसान नहीं पहुँचाता, आज से तू मेरा दोस्त है। तो जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले जाओ, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं बाकी जानवरों को भी बोल दूँगा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम आराम से हर रोज़ की तरह आओ और जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले जाओ। और इसी बात पे उन दोनों की दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती हो गई। तो वो हर रोज़ जंगल में जाता और लकड़ियाँ काट कर लेकर आ जाया करता था। तो उसे बाकी किसी जानवर का खतरा भी नहीं रहा, क्योंकि सीधी डायरेक्ट जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। तो फिर डर किस बात का। राजू घर आकर हर रोज़ अपनी पत्नी को ये बोलता था, अरे भाग्यवान सुनो, मेरी तो बहुत बड़े आदमी के साथ दोस्ती हो गई है और बहुत ही बड़ा आदमी है वो, और मैं जब जाता हूँ तो सब मेरे वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ा आदमी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे वो आए एक दिन, तो उसके लिए हम खाने का इंतज़ाम करें, तो एक पार्टी हो जाए मेरे दोस्त के लिए। तो इस बारे में तुम क्या कहती हो? अरे ठीक है, अगर तुम्हारे इतने बड़े आदमी के साथ दोस्ती है तो एक दिन ज़रूर उसे अपने घर बुलाओ और उसके लिए खाना बनाते हैं, तो मैं भी देखूं तुम्हारा दोस्त कैसा है। ये बात बोलकर राजू जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया और जाकर उसने लकड़ियाँ काटी। और जब शेर मिला तो उसे कहा, दोस्त मैंने तुम्हारे लिए घर पे एक दिन खाने का इंतज़ाम किया है, तो मैं चाहता हूँ और मेरा परिवार भी चाहता है कि तुम एक दिन हमारे घर आओ। तो हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी होगी अगर तुम हमारे घर एक दिन खाना खाने के लिए आओगे। ये बोला जब राजू ने, और शेर ने कहा, अरे वाह दोस्त, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर पक्का आऊँगा खाना खाने के लिए। ये बात बोलकर राजू वहाँ से लकड़ियाँ लेकर घर की तरफ चला गया और घर पहुँचा और उसने अपनी बीवी से कहा, अरे सुनो, मैंने अपने दोस्त को कल खाने पे बुला लिया है और उसने हाँ भी कर दिया, वो कल पक्का आएगा हमारे घर खाना खाने के लिए, तो मैं उसके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। हाँ ठीक है, कल उसके लिए मैं अच्छा खाना बनाऊंगी तुम्हारे दोस्त के लिए, तुम तब तक सामान लेकर आओ। ये बात बोलकर राजू चला गया
और जाकर एक बकरे का गोश्त उसने लाकर रख दिया घर में। और पत्नी ने कहा, अरे गोश्त तो तुम ले आए हो, कैसा बनाना है इसे, किस किस्म का बनाना है ये? और राजू ने सुनकर कहा, अरे भाग्यवान, अभी तुम रहने दो, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फ़ौरन ही बना लेंगे इसे, तब तक ऐसे ही रहने दो। तो कच्चा गोश्त उसने एक बकरे का काफ़ी आन के रख दिया एक साइड में। और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो शेर ने सोचा कि आज दोस्त ने घर पे खाने के लिए बुलाया हुआ है तो मुझे जाना है। तो शेर जंगल से निकला और चलते चलते सीधा उसके घर पहुंच गया। और जब घर पहुंचा शेर तो उसकी पत्नी ने देखा और देखकर कहा, अरे वाह, मैंने सोचा पता नहीं कौन दोस्त है, किसकी आके इतनी बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हो, ये तो एक जंगली जानवर है। तो तुम्हारे ऐसे भी दोस्त हैं कि जंगल के जानवर भी उन तुम्हारे दोस्त बनने लगे, मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, तो इसके लिए इतना इंतज़ाम किया खाने का। जब ये बात राजू की पत्नी ने कही तो शेर को बहुत बुरी लगी और शेर वहाँ से फ़ौरन वापस जंगल की तरफ चला गया। और राजू ने पत्नी से कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया, ये जंगल का राजा है जो भी है, लेकिन इंसान से इसकी दोस्ती अच्छी थी, तुमने ये बात बोलकर मेरे दोस्त का दिल दुखाया है, तो ये बहुत गलत किया तुमने, मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी। ये कहकर राजू थोड़ा नाराज़ हुआ और दूसरे दिन जब फिर जंगल गया डरता डरता कि आज तो शेर खा ही जाएगा मुझे, क्योंकि उसके साथ घर पे बुला के उसकी बेइज्जती हुई है, तो आज शेर मुझे किसी हाल में छोड़ेगा नहीं। जब वहाँ पहुँचा तो शेर आ गया। शेर ने कहा, दोस्त कुल्हाड़ी उठाओ और जोर के साथ मुझे एक मार दो, जल्दी करो। राजू कहता है, अरे नहीं नहीं दोस्त, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, और जो तुम्हारे साथ कल हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। तो शेर ने कहा, मैंने जो बोला है वो जल्दी जल्दी कर दे, कुल्हाड़ी उठा और मुझे एक जोर के साथ मार दे, वरना मैं शेर हूँ, तुझे मनवा ही लूँगा मैं, तो इसलिए जल्दी कर, मुझे एक कुल्हाड़ी मार। राजू ने डरते हुए सोचा कि अगर ना कुल्हाड़ी मारी तो तब भी मुझे खा जाएगा, और अगर कुल्हाड़ी मारी तो तब भी ये खा जाएगा, लेकिन डरता क्या न करता। तो उसने उठाई कुल्हाड़ी और दे मारी शेर की। काफ़ी डूंगा ज़ख्म हो गया शेर के, लहू निकल आया, और शेर ने कहा, जा दोस्त, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू जैसे पहले जंगल में आया करता था वैसे ही आज भी आकर लकड़ियाँ काट और लेकर अपना ज़िंदगी का गुजारा कर, तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेगा, ना मैं और ना बाकी जानवर, जाओ। ये बात बोली शेर ने, और राजू वहाँ से चला आया और उसने लकड़ियाँ काटी दूसरी जगह से और लेकर घर चला आया। ऐसे कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए। एक दिन वो शेर फिर सामने आ गया और कहा कि दोस्त इधर आओ मेरे पास। अब राजू ने देखा और उसके पास चला गया, और शेर ने कहा, दोस्त देख, वो ज़ख्म तूने मुझे कहाँ पर दिया था, ज़रा गौर के साथ देख, है मेरे जिस्म पर। राजू ने देखा अच्छे तरीके के साथ, तो उसे वो ज़ख्म कहीं भी ना मिला, क्योंकि काफ़ी देर गुजर गई थी और ज़ख्म भर गया था। तो उस टाइम देखा और राजू ने कहा, अरे दोस्त नहीं, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें वो ज़ख्म दिया ही ना हो। हाँ दोस्त, यही बात है, मैं भी यही कहना चाहता था कि ज़ख्म ऐसा लग रहा है मुझे भी, और जैसे तुमने दिया ही ना हो, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर गया, वो ज़ख्म जो था वो भर गया, लेकिन एक ज़ख्म बाकी है। जो तुम्हारी घरवाली ने मुझे बात सख्त बोली थी कि तुम्हारे जंगली जानवर दोस्त, ऐसे भी दोस्त होते हैं किसी के, वाह, मैंने सोचा कोई किसी इंसान के साथ दोस्ती होगी,
तो वो बात अभी तक मेरे जहन से नहीं गई और ना ही उसका ज़ख्म भरा है। तो जाओ, आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। तुम अपने जंगल में जैसे पहले लकड़ियाँ काटा करते थे वैसे ही काटो। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये बात बोलकर शेर वहाँ से चला गया और राजू को भी बहुत दुख हुआ और वो भी अपने घर वापस आ गया। तो कहानी से सीख ये मिलती है दोस्तों कि किसी को कोई बात बोलने से पहले उस बात पे थोड़ा ध्यान कर लें, क्योंकि ज़ख्म तो भर जाते हैं लेकिन ज़ुबान से सख्त की हुई बात कभी मिटती नहीं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल हमारा बहुत छोटा है, ऐसी ऐसी बहुत ही अच्छी कहानियां हैं हमारे पास जो हम जल्द इस चैनल पे डालेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओहो गधे मित्र, कैसे हो? क्या हाल चाल है तुम्हारा? अरे शेर भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? अरे मित्र, मैं बिल्कुल सही हूँ। चलो आज जंगल में हम दोनों घूमने चलते हैं। जब शेर और गधा एक साथ जंगल में घूमने जाते तो जंगल के सभी जानवर उन्हें देखकर वहां से भाग जाते। गधे को ये लगता कि शायद वह मुझे देखकर भागते हैं और मुझसे डरते हैं। देखो मित्र, ये सभी जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं, यह मुझसे कितना डरते हैं। एक बार शेर और गधा जब जंगल के रास्ते जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे जंगली कुत्ते दिखाई दिए। गधे ने जंगली कुत्तों को देखकर जोर जोर से गुस्से से आवाज निकालनी शुरू कर दी। वह सभी जंगली कुत्तों ने देखा और देखकर डर के मारे भाग गए। यह सब देखकर गधा बहुत खुश हुआ। अरे क्या बात है मित्र, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे दोस्त, खुश ना हो तो क्या, मुझे देखकर सभी जंगली कुत्ते डर के मारे भाग गए। इन सभी जंगली जानवरों को मुझसे कितना डर लगता है। अच्छा, ये बात है, सच कह रहे हो तुम? ये तुम्हें देखकर डर रहे थे या ये मुझे देखकर डरते हैं? मित्र, कभी भूल कर भी इन कुत्तों के झुंड में मत घुस जाना, नहीं तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। गधे ने शेर की बात को सुना और समझ गया कि मुझे कभी भी अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए और ना ही किसी के भरोसे किसी से दुश्मनी लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमारी यह गधे और शेर वाली स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट आप तक आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे कितना मोटा और ताजा हिरन है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे खा ही जाऊं। जंगल में एक हिरन रहता था, वह बहुत चुस्त और चालाक था। उसका शिकार जंगल में कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। जैसे ही भेड़िया हिरन के पास आया, हिरन ने पीछे देखा और भेड़ियों को अपने सींग से मारना शुरू कर दिया।
अरे बाप रे बाप, इस हिरन ने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? इस हार का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं हिरन को छोड़ूंगा नहीं, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। थोड़े ही दिन बाद उस जंगल में एक जंगली बकरा आ जाता है। अरे वाह, कितनी हरी हरी घास है। दिल कर रहा है कि मैं इसी जंगल में रह जाऊं। घास खा खा कर मैं ताकतवर हो जाऊंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ हिरन आ जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर घास चरने की? अरे ये जंगल क्या तुम्हारा है? ये जंगल हम सभी का है, मेरा भी है। क्या तुम्हारा नाम लिख रखा है इस जंगल इसमें? तभी वहां पर हाथी आ जाता है। क्या बात है भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम? हिरन, ये जंगल सभी जानवर का है, अकेला तुम्हारा नहीं है। हिरन को बात समझ आ जाती है। हिरन और बकरा दोनों दोस्त बन जाते हैं और वह साथ साथ घूमते हैं। एक दिन हिरन जंगल में अकेला रह जाता है और वहीं भेड़िया आ जाता है। अरे हिरन, आज तो मैं तेरा शिकार करके रहूंगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। वह हिरन को झपट्टा मारता है और हिरन को मारने की कोशिश करता है। पीछे से बकरा भी आ जाता है और वह बकरा भी भेड़िए को जोरों से मारता है। भेड़िया बेचारा डरकर भाग जाता है। अरे इन सबको मैं अलग कैसे करूं? यही सोच रहा होता है, अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। क्यों ना मैं इन दोनों में फूट डालकर इन दोनों की लड़ाई कराकर इनका फायदा उठाऊं। वह मौके का फायदा उठाकर बकरे के पास जाता है। अरे सुनो बकरे भाई, सुनो, मुझे पता चला है कि हिरन तुम्हारा शिकार करवाने की कोशिश कर रहा है शेर से और तुम्हें मरवाने के चक्कर में है। ध्यान रखना। अभी जा भेड़िए, झूठ बोल रहा है तू। हम दोनों में फूट डलवाना चाहता है, भाग जा यहाँ से। मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। मर्जी है तुम्हारी बकरे, मेरा तो बताने का फर्ज था, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह चला जाता है। फिर वह हिरन के पास पहुंचता है। अरे हिरन भाई, वो बकरा तो तुम्हें मरवाने के चक्कर में है, जरा सतर्क और ध्यान से रहना। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना भर जाती है और वह सोचने लगता है कि वाकई ही बकरा मुझे मरवाना चाहता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वह बकरे को बोलता है, अबे बकरे, तू मुझे मरवाना चाहता है? अबे हिरन, तू मरवाना चाहता है मुझे पता चला है किसी से। ऐसी बातें करते करते दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं। यह सब लड़ाई भेड़िया देख रहा होता है। अरे आज दोनों को मैं आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। यह खाना मेरा कई दिनों तक चलेगा। देखा मैंने कैसे इन दोनों में फूट डलवा कर इन लोगों को मरवा दिया। अब तो मैं पेट भरकर खाऊंगा और मोटा और ताकतवर हो जाऊंगा।
तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के कहे कहाने पर नहीं आना चाहिए, जिससे हमारा स्वयं ही नुकसान होता है और दुश्मन का हमेशा फ़ायदा होता है। आप लोगों को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि आपको सबसे पहले हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह कहानी मोहनपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। उसी गांव में चमन नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी मेना के साथ बातें कर रहा था। आप क्या रोज रोज शराब पीकर आते हो? चलो, रात काफी गहरी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। मुझे सोना नहीं है। अभी मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। दिवाली के बाद कल से स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मुझे स्कूल के चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, मैं अब जा रहा हूं। स्कूल में क्यों जा रहे हो आप? कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। मैं चलता हूं। यह कहकर चमन रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। यहां स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से ना चैन है ना सुकून है। अच्छा था दिवाली के वेकेशन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी, और अब कल से फिर वही घिसी पीटी जिंदगी। यही अपना भाग्य है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। चमन शराब के नशे में था। अचानक देखकर डर जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? ना हवा है ना तूफान, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। अंदर चलकर देखते हैं 1 महीने में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। चमन धीरे धीरे स्कूल में जाता है। अब मैं अपने रूम पे आ गया। एक समय पहले एक पुराना घर था। उस घर की चौकीदारी अंजया नामक एक बूढ़ा आदमी करता था। अंजया अपने पोती सिरिशा के साथ रहता था। उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अंजया बहुत मेहनत करता था। उम्र बढ़ने के कारण वो और कोई काम नहीं कर पाता था। लेकिन उस गांव के लोग अंजया की चौकीदारी के बारे में अजीब तरह की बातें करते थे। अरे अंजया, घर पे बैठो ना, कम से कम 4 लोगों के बीच में तो रहोगे। उस पुराने बंगलो के लिए क्या ही काम करोगे? भूत वूत घुस गया तो? अरे हम कहाँ भाग सकेंगे बाबू। ऐसे उसे सारे गांव वाले बहुत बुरा कहते थे। इतना ही नहीं, अंजया की पोती के साथ कोई नहीं खेलता था। आज तुम पाठशाला क्यों नहीं आई पूजा? तुम्हारे बगल में बैठने के कारण मेरे माँ बाप मेरा पाठशाला ही बदल दे रहे हैं। हाँ, कम से कम साथ में खेलेंगे ना। बाप रे, माँ मार ही डालेगी मुझे। ऐसे अपमानों के साथ ही अंजया और सिरिशा कई साल बताते हैं। एक दिन जब अंजया अपमान सहन ना करने के वजह से रो रहा था, उसे बंगलो के अंदर से पायल की आवाज सुनाई देता है। अचानक उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने पर तुरंत उठ के बंगलो की ओर देखता है। वो पायल की आवाज और कदम उसके ही ओर बढ़ते हुए सुन के कांपने लगता है। कांपते हुए अंजया को एक लड़की का आवाज सुनाई देता है। अंजया, मैं इसी घर का मालकिन गोपी लीला हूँ। इतने साल मेरे घर की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि तुम इस घर की चौकीदारी करने के लिए कितने अपमान सह रहे हो। माता, क्या आप सच कह रहे हो? लेकिन मुझे सिर्फ आपका आवाज सुनाई दे रहा है। आप दिख नहीं रहे हो। आप क्या भूत हैं? क्या आप मुझे मार देंगे? अंजया, नीचे तो देखो। ऐसे उस आत्मा के कहने पर जब वो नीचे देखता है तो सिर्फ उनके पैर दिखते हैं। वो पैर दिखने में बहुत ही सुंदर थे और पायल से सजे हुए थे, मगर सिर्फ उनके पैर दिखने के कारण अंजया दंग रह जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी।
अच्छे लोगों को अच्छा करूंगी और बुरे वालों को सबक सिखाऊंगी। तुम दुखी हो, इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर डर के मारे अंजया कहता है, माता, पहले से ही गांव में सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हम में भूत घुसा है। लगता है कि आप वो बात सच करने वाली है। हमें आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। ये कह के रोता है। जब वो आत्मा कहती है, ठीक है, मैं अपने पायल यहीं पे छोड़ रही हूँ। ये अपने पोती को बांधो, सब अच्छा ही होगा। मेरे घर के लिए तुमने आज तक इतना काम किया है, उसके लिए बस ये छोटा सा तोहफा समझो। ये पायल बांध के जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। भूलना मत। अपने पोती के साथ अब से खुश रहोगे। अब से यहाँ आके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ऐसे उन पायल को वहां छोड़ के गायब हो जाती है। अंजया उन्हें लेकर घर जाता है। घर पहुंच के अंजया सोच में पड़ जाता है कि पोती को कैसे समझाएगा ये बात। उतने में पोती घर पहुंचती है। दादाजी, क्या हुआ? आप दुखी क्यों दिख रहे हो? शिरीषा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, मगर तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है? ऐसे शिरीषा को सब कुछ बताते हैं। दादाजी के हाथों से पायल लेके कहती है, हाय भगवान, कितने सुंदर पायल है। गोपी लीला जी बहुत अच्छे हैं। उन्हें भूत के नाम से मत पुकारो दादाजी। उन्होंने अगर इतना अच्छा तोहफा मुझे दिया तो ही सोचिए। ऐसे खुशी के साथ कहती है और अपने दादाजी से वो पायल बंधवाती है। बेटी शिरीषा, याद है ना, इन पायल को पहन के जो भी मांगो वो हो जाता है, इसीलिए ध्यान से रहना। सब कुछ पता होने के बावजूद शिरीषा बिना कोई डर के साहस के साथ उन पायल को बांध के पूरा घर चलती रहती है। उस रात को शिरीषा को खिला के सुलाने के बाद अंजया भी सो जाता है। शिरीषा पायल के सहारे उड़ते हुए नीचे का सारा धरती पूरा सुंदर दिखते हुए, उसके ही साथ सारे पक्षी उड़ते हुए बादल के बीच में से हंसते हुए खेलते हुए दिखाई देता है। कितना सुंदर सा भावना है। ऐसे सोचती ही है कि उतने में उसे गोपी लीला उसके ही जैसे पायल बांध के घर में दौड़ना दिख जाता है। गोपी लीला अपने पायल को छू के कुछ सोचती है और आंख खोलते ही उसके सामने एक बड़ा सा हाथी होता है। उस पे बैठ के उसके साथ कुछ बच्चों को भी बिठा के सैर करती है। शिरीषा इस सब का यकीन नहीं कर पाती है। अचानक जाग उठती है। ये सब मेरा सपना था। हाँ माँ, सच मान के डर गई। शिरीषा की बातें सुन के अंजया भी उठता है और तब जान पाता है कि क्या हुआ। ये सच है बेटी, वो पायल वाकई ही शक्तिशाली है। हमारे जीवन को बदलने के लिए, इतने साल के हमारे काम के लिए कृतज्ञ होके गोपी लीला जी ने इसे तोहफा के रूप में हमें दिया। अब ये तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें जो मांगना है मांगो, लेकिन बुरा नाम मत लाना बस। अब सो जाओ बेटी, बहुत देर हो रहा है। अपने दादू के बताए बातों को ध्यान में रख के सो जाती है। अगले दिन पूरा गांव अकेले घूम के घर आती है। दादाजी, मेरा एक विचार है, क्यों ना हम इन पायल का उपयोग करके गांव के सारे मुश्किलों को दूर करें। तब हमारा गांव भी विकास पाएगा और उसी के साथ हमारा नाम भी। तब हम चारों में इज्जत से जी पाएंगे। ऐसे एक विचार के साथ शिरीषा उन पायल का उपयोग करना शुरू करती है। जैसे जैसे साल बीते वैसे वैसे वो उस गांव को एक शहर बना पाती है। एक समय में
गांव का भला बुरा गोपी लीला ही देखती थी, मगर उनके चलने के बाद उन्हीं के दिए हुए पायल के सहारे शिरीषा उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उनके सारे ख्वाहिशों को पूरा करती है। इतना ही नहीं, अंजया के परिवार के सारे मुसीबतों को दूर करके शिरीषा के वचन के अनुसार ही सभी के समान जीते हैं।